देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदीद। महाराष्ट्र और हरियाणा असम्बली इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं। उसके अलावा 51 जगहों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे असम्बली के, उसके नताइज भी हमारे सामने आ चुके हैं। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वही बिल्कुल नतीजा आया, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि दोनों जगह बीजेपी को सीटें पहले के मुकाबले में कम आई है। 2014 में लोकसभा में बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था और दोनों जगह बीजेपी ने सरकार बनाई थी। उसी तरह इस मरतबा हुआ, लेकिन थोड़ा सा खिलाफ तवक्को हुआ। खिलाफ तवक्को ये हुआ कि पिछली मरतबा महाराष्ट्र में जितनी सीटें बीजेपी को आई थी उससे 15 सीटें कम हो गई है। 2014 के इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी को 185 सीटें, बीजेपी जब हम बोलते हैं तो शिवसेना भी साथ में मुराद होती है, तो यानी एनडीए कह लीजिए, तो एनडीए को महाराष्ट्र में 185 सीटें आई थी। इस मरतबा तकरीबन 160 सीटें बीजेपी को आई है, लेकिन वो सरकार बना लेगी क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए चाहिए 144 सीटें, क्योंकि 288 कुल वहाँ असेंबली की सीटें हैं। हरियाणा में बीजेपी अक्सरियत नहीं छू पा रही है, लेकिन सरकार बना लेगी। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 सीटें। हरियाणा में अब तक का जो अपडेट आया है उसमें 40 सीटें बीजेपी हासिल कर चुकी है और 6-7 सीटों की ज़रूरत है, तो कुछ आज़ाद उम्मीदवार है या जेजेपी को भी 10 सीटें मिल रही है तो उससे बीजेपी समझौता करके सरकार बना सकती है। जेजेपी ने भी इशारा कर दिया है कि हम किसी के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटों पर जीत मिली थी और अभी 2019 के हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 32 सीटों पर जीत मिल रही और मज़ीद 2-4 सीटें मिल सकती है, तो 15 से कांग्रेस 32 पर पहुंच गई है। यह हरियाणा में कांग्रेस की तरक्की हुई है। इंडियन नेशनल लोक दल, उसको बिल्कुल खसारा हुआ है, 1 सीट पर पार्टी सिमट गई है और उससे टूटकर जो जननायक जनता पार्टी बनी थी उसको 10 सीटें मिल गई है। तो कांग्रेस का हरियाणा में 2014 के मुकाबले में फ़ायदा हुआ है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का कुछ फ़ायदा हुआ है और कांग्रेस एनसीपी मिला करके 102 सीटें जीतने में कामयाब हो गई है। हालांकि कांग्रेस की सीटें कम है, एनसीपी को यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें या 54 सीटें मिली है और कांग्रेस को सिर्फ 42 सीटें मिली है, तो एनसीपी का कद ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन दोनों ने मिला करके बढ़ाई है। कांग्रेस की मजमूई तौर पर यह शिकस्त है, जो जीता वही सिकंदर, सीटें कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हुकूमत दोनों जगह बीजेपी बना रही है, तो बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस इस जीत को या बीजेपी की जीत को उसकी राजनीतिक हार बता रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आनंद शर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि जितनी सीटों की बीजेपी उम्मीद कर रही थी उतनी सीटें बीजेपी हासिल नहीं कर पाई है। स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, मरकज़ में बीजेपी की सरकार थी, इसके बावजूद बीजेपी वो आंकड़ा नहीं हासिल कर पाई जिसका बीजेपी दावा कर रही थी, तो बीजेपी की राजनीतिक हार है, अखलाकी हार है, ऐसा कांग्रेस का दावा किया। और शायद इसी पर कांग्रेस खुश है कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों के मुकाबले 15 सीटें बीजेपी की कम आ गई है, हरियाणा में 6-7 सीटें कम आ गई है और इसी पर कांग्रेस खुशी मना रही है। तो कांग्रेस के ये दिन आ गए हैं जो कांग्रेस इस दिन को देखने जा रही है और इस पूरे इश्यू पर बहुत सारे लोग तस्करा करेंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक बात इस सिलसिले में कह करके, पिछले दिनों लोकसभा में बीजेपी ने तारीखी जीत हासिल की और उसके बाद पार्टी ने कई अहम फैसले जो बड़े बड़े किए। तलाक बिल उसने पास कर दिया, उसके बाद उसने कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू छोड़ा और कहा कि हम बहुत जल्द राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े बीजेपी ने दावे किए, लेकिन इसके बावजूद जिन सरजमीनों पर, जिन इलाकों में हिंदुत्व फलता फूलता है, जहाँ ये लोग सरगर्म होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा गौरक्षक है, वहाँ बीजेपी कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। हरियाणा सबसे ज़्यादा मशहूर है, जहाँ बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई है, जहाँ बहुत ज़्यादा गौरक्षक पाए जाते हैं। कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की सरजमीन है, बाबा राम रहीम वहाँ थे और कई सारे बाबा वहाँ थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी वहाँ उस तरह की जीत हासिल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी के अहम एजेंडे थे उस पर बीजेपी को वहाँ जीत उतनी नहीं मिल पाई है, तो एक सोचने का मकाम है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा महाराष्ट्र में 44 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही थी। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन अघाड़ी का अलायंस था, जो अलायंस टूट गया और वंचित बहुजन अघाड़ी ने कुल 288 में से 235 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलहदा होने के बाद 288 में से सिर्फ 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी नहीं मिल पाई।
रिजल्ट्स मुकम्मल हो चुका है, फाइनल हो चुका है और फाइनल नतीजे के मुताबिक सिर्फ 2 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र में जीत मिली है। एक मालेगांव सेंटर की सीट है जहां से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को जीत मिली है। इससे पहले वो एमएलए रह चुके, एनसीपी के टिकट पर 2009 में उन्हें जीत मिली थी, 2014 तक एमएलए थे और एनसीपी के सीट पर जीत कर आए थे। अभी 2019 में यानी इसी साल वो एनसीपी में थे, लेकिन एनसीपी ने खामोशी से राज्यसभा में तलाक बिल पर बीजेपी की हिमायत कर दी थी, जिसकी वजह से नाराज होकर पार्टी से अलग हुए थे। एमआईएम उन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। एमआईएम को महाराष्ट्र में दूसरी जीत मिली है धोलिया सिटी से, यहाँ से शाह फारूक अनवर है, उन्होंने जीत हासिल की है। एमआईएम के लिए बुरी खबर यह है कि 2014 में एमआईएम ने सिर्फ 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 24 सीटों में 2014 में एमआईएम को 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। एक औरंगाबाद सिटी में इम्तियाज जलील ने जीत हासिल की थी और दूसरे बायकल्ला में वारिस पठान ने जीत हासिल की थी। इस मरतबा 2019 में दोनों जगहों पर एमआईएम हार गई है। भाईकल्ला में वारिस पठान अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे और उनकी जगह शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। औरंगाबाद सिटी से इम्तियाज जलील ने जीत हासिल की थी, उसके बाद 2019 में वो एमपी बन गए, उनकी जगह खाली हुई, तो वहाँ से नासरुद्दीन इलेक्शन लड़ रहे थे, वो जीतने के करीब थे लेकिन फिर हार गए और शिवसेना वहाँ से जीत गई है। औरंगाबाद वेस्ट से भी शिवसेना जीत गई है, इसके अलावा जो औरंगाबाद ईस्ट है वहाँ से भी शिवसेना जीत गई है। तो औरंगाबाद के लिए बुरी खबर यह है कि औरंगाबाद से एमआईएम के एमपी इम्तियाज जलील थे और उन जगहों पर शिवसेना की जीत हुई। एमआईएम बहुत कोशिश के बावजूद करीब पहुंच करके हार गई है। तो 4-5 महाराष्ट्र की ऐसी सीटें हैं जहां एमआईएम के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और बहुत करीब पहुंचकर हार गए। खासतौर से औरंगाबाद की 2 सीटों के बारे में मुसलसल ये खबर चल रही थी कि एमआईएम वहां लीड कर रही है, लेकिन आखिर तक एमआईएम वहां हार गई। और ख़ास बात यह है कि जिन 2 सीटों पर 2014 में पार्टी को जीत मिली थी, उन 2 सीटों पर पार्टी हार गई है। तो पार्टी के लिए सोचने का मकाम है। और जो रिजल्ट्स का जो तज्जिया हमने किया है, जब तक का वोट फीसद आया है, तो उसमें यह कि कई सीटों पर एमआईएम की हार वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से हुई है और कुछ सीटों पर एमआईएम की हार कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई है। तो वंचित बहुजन अघाड़ी से अलायंस एमआईएम का टूट गया था एन इलेक्शन के दौरान और ये अलायंस टूटना मजलिस के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी उसी वक्त ज़्यादा मुमकिन है जब वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उनका अलायंस रहेगा। तो पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए, उनके साथ दोबारा अलायंस की अगर सूरत बन सकती है तो बनानी चाहिए। इलेक्शन के रिजल्ट ने तो साफ कर दिया है कि जो मुसलमानों का रुझान है एमआईएम की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ गया है और मुसलमान अब सिर्फ कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं चाहते हैं बल्कि वो कांग्रेस में हिस्सेदारी चाहते हैं। और कांग्रेस को भी इस इलेक्शन से सबक मिला है कि वो मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने के बजाय जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको अलायंस का हिस्सा बनाए। जैसे कांग्रेस का महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ अलायंस था, वो मजलिस को अलायंस का हिस्सा बनाए। अगर मजलिस भी कांग्रेस के अलायंस का हिस्सा रहती तो शायद आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसी वजह से नहीं कि उसने मजलिस को अपने अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया और जिसकी वजह से अच्छे खासे वोटों का इंतशार हुआ और बीजेपी शिवसेना जीतने में वहां कामयाब रही। तो कांग्रेस के लिए एक सबक है कि अब वो मुसलमानों को हिस्सेदारी दे और मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों को अलायंस का हिस्सा बनाए। और मजलिस वहां बहुत मजबूत हो चुकी है। मजलिस भले ही 2 सीट पर कामयाब हुई है लेकिन उसने एक मैसेज देने में कामयाब रही मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी कि हमारे बगैर अब कांग्रेस नहीं जीत सकती है, कांग्रेस अब खड़ी अपने पांव पर नहीं हो सकती है। कांग्रेस अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो उसे हमारा साथ लेना होगा, वरना बीजेपी जीतती रहेगी। तो अब कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वो नज़रअंदाज और इग्नोर करने के बजाय मजलिस को साथ ले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी एक और ख़बर किशनगंज से है। बिहार में गुज़िश्ता 4-5 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहनत कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसल चक्कर लगा रहे थे लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। 2015 में बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ था और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवारों को उतारा था। अख्तरुल ईमान भी इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिल पाई। कई जगह दूसरे नंबर पर है और कई जगह तो जमानत जब्त हो गई थी। 2019 में किशनगंज से अख्तरुल ईमान लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे और पूरी उम्मीद थी, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा था, बहुत ज़्यादा उनको कवरेज मिला था, उम्मीद थी जीत जाएंगे, लेकिन नतीजा खिलाफ तवक्को आया और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद जीत गए थे और तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि उन्होंने 3 लाख वोट हासिल किया था और जीतने वाले उम्मीदवार का वोट भी 3,60,70,000 के करीब था। 2019 का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, मोहम्मद जावेद जो एमएलए थे वो एमपी बन गए, तो उनकी जगह खाली हो गई किशनगंज विधानसभा की और वहाँ 7 उम्मीदवार
मैदान में थे, लेकिन 3 काबिल जिक्र थे। मजलिस से कमरुल हुदा और बीजेपी से शवीती सिंह जो 3-4 मरतबा से मुसलसल पार्टी के टिकट पर लड़ रही है, और कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद जो MP हैं उनकी वालदा सईदा बानो को मैदान में उतारा था। इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान लड़ाई थी। कमरुल हुदा मजलिस के उम्मीदवार ने बाजी मार ली और 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली, और कांग्रेस को उम्मीदवार को वहाँ सिर्फ 24,000 वोट मिला। तो यहाँ पर हमें तारीफ करनी होगी किशनगंज के अवाम की, किस विधानसभा के मौके पर किशनगंज वालों ने बहुत सियासी शऊर से काम लिया और एक तरफा मजलिस को वोट दिया है, वरना ज़रा सा 10% वोट इधर उधर होता तो बीजेपी वहाँ जीत जाती, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार शवीती सिंह ने 60,000 वोट हासिल किया है, मजलिस के उम्मीदवार ने 70,000 वोट हासिल किया है और कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 24,000 वोट मिला है। तो इस तरह वोट एक तरफा तकरीबन मुसलमानों का मजलिस की तरफ गया है और इसकी वजह से उनकी जीत मुमकिन हो सकी है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात, हरियाणा असम्बली इंतखाबात और 51 जगहों पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, इन सब में मजमूई तौर पर 17 से ज़ायद मुसलमानों को जीत मिली है। मज़ीद इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। जब तक के अपडेट उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 10 मुसलमानों ने जीत हासिल की है। 2014 के असम्बली इलेक्शन में भी वहाँ 10 मुसलमानों को जीत मिली थी और 2019 में भी 10 मुसलमानों को जीत मिली है। फ़र्क है कि कुछ जगहों पर कुछ काबिल लोग हार गए तो कुछ नए लोगों को जीत मिली है। बायकल्ला से वारिस पठान हार गए जिनकी जीतने की उम्मीद थी, और आरिफ मोहम्मद नसीम जो वहाँ के कदावर रहनुमा माने जाते हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार थे तो कई नए लोग जीत भी गए हैं, वहाँ कई नए चेहरे को जीत मिली है। लेकिन तादाद 2014 में भी 10 थी और अब भी 10 रही, तो तादाद नहीं बढ़ सकी है। और हार की ये जो वजह रही है वहाँ कांग्रेस और या वंचित बहुजन अघाड़ी। हरियाणा में 3 मुसलमानों को जीत मिली है, तो इस तरह 10-13 हो गए। इसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं तो वहाँ भी कई जगहों पर मुसलमानों को जीत मिली है। रामपुर की सीट पर आज़म खान MP बन गए, तो वो जगह खाली हो गई थी, तो वहाँ उनकी बीवी तज़ीन फातिमा इलेक्शन लड़ रही थी, जिनको जीत मिली है और बीजेपी कैंडिडेट को उन्होंने हराया है। इसी तरीके से किशनगंज में मुस्लिम उम्मीदवार की जीत हुई है। बिहार के समरी बख्तियारपुर है, वहाँ RJD के कैंडिडेट ज़फ़र आलम को जीत मिली है। और एक और काबिल ज़िक्र सीट जिसका हम तज़किरा करना चाह रहे हैं वो आसाम की जानिया है। आसाम में 4 विधानसभा सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए। वो सारे के सारे MLA थे जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में MP बन गए, तो उनकी जगह पर इलेक्शन हुआ। तो 4 विधानसभा की सीट पर आसाम में इलेक्शन हुआ। उन 4 में से 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 1 सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार डॉक्टर रफ़ीकुल इस्लाम को जीत मिली है। काबिल ज़िक्र आसाम के सिलसिले में यह है कि कहा जाता है कि जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको AIUDF कहा जाता है, वो कांग्रेस का वोट काट देती है या उसकी वजह से कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, कभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें UDF ने सिर्फ 1 जगह अपना कैंडिडेट खड़ा किया था जायना में, जहां उनके कैंडिडेट को जीत मिल गई। बकिया 3 जगह जो अर्तबारी है, सुनारी है, एक और सीट है, उन 3 जगहों पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में थे। UDF ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और वहां शानदार जीत बीजेपी को मिली है और कांग्रेस की शिकस्त हुई है। तो कांग्रेस के लिए खुद सोचने का मकाम है। और ख़ास तौर पर जो UDF का उसका इल्ज़ाम है, जो मुसलमान सोचते हैं कि उसकी वजह से वोट कट जाता है कांग्रेस का, उन्हें सोचना चाहिए कि 3 जगहों पर UDF ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, इसके बावजूद वहाँ कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गुजरात से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ गई है कि वहाँ 5 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुई और 3 पर कांग्रेस को जीत मिल गई है। और अहम बात यह कि जो अल्पेश ठाकुर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वंचित बहुजन अघाड़ी का मैं तस्करा कर रहा था बार बार। वंचित बहुजन अघाड़ी ने 235 सीटों पर महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अब तक सिर्फ 1 सीट पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अभी भी उनकी जीत फाइनल नहीं हो सकता है कि वो जीत जाए। इसी तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बहुत मशहूर पार्टी है राज ठाकरे की महाराष्ट्र में, उस पार्टी ने भी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसको सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली है। तो मजलिस का परफॉर्मेंस इस माना कर बेहतर रहा कि उसने 44 उतारे थे और 2 को जीत मिल गई। हालांकि अपने आप में एक अफसोसनाक बात है कि जिन 2 सीटों पर उन्हें जीत मिली हुई तो वहाँ हार गए, और इसका यही मतलब होता है कि आपके MLA का परफॉर्मेंस वहाँ सही नहीं रहा, अवाम वहाँ नाराज़ थी या कुछ और वजह थी। इसका पार्टी को जायज़ा लेना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और वहाँ मजलिस ने अपना उम्मीदवार उतारा था इसरार अहमद, जिसको 19,000 वोट मिले और 3रे नंबर पर आ गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ 4थे 5वें नंबर पर चले गए थे।
महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हमने आपको बताया, ये पूरा तज्जिया हमारा रहा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। महाराष्ट्र में मजलिस को तवक्को के मुताबिक कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उससे भी हमें आगाह कीजिए। हम अगले प्रोग्राम में आपके तज्जिया और तबसरा को ज़रूर शामिल करेंगे। ताहम इस इलेक्शन का जो मैसेज था ये ज़रूर रहा कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा अब गैर मुअस्सिर हो रहा है। अवाम ने उसकी बुनियाद पर उसको उतना वोट नहीं दिया जितना पार्टी चाह रही थी। मुसलमानों ने इस इलेक्शन में मैसेज दिया कि हमें हिस्सेदारी चाहिए और मजलिस को भले ही कम सीट आई है लेकिन वोट फीसद मजलिस का बढ़ गया है 44 सीटों के मुकाबले में, और ये मैसेज गया है कि हम हिस्सेदारी चाहते हैं, अपनी लीडरशिप वाली पार्टी चाहते हैं। कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियों की बका इसी में है कि वो मुसलमानों को हिस्सेदारी दे। एक और ख़ास बात जो तस्करा करना भूल गया वो ये थे कि महाराष्ट्र में 10 मुसलमानों ने जीत हासिल की है और उन 10 मुसलमानों में एक कैंडिडेट शिवसेना से है। शिवसेना को बीजेपी से भी ज़्यादा मुस्लिम मुखालिफ समझा जाता है, लेकिन अब्दुल सत्तार नबी हैं, उन्होंने शिवसेना से जीत हासिल की है। बीजेपी के टिकट पर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक कहीं भी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं मिल सकी है। खबर दर खबर में आज इतना ही। आपके तबसरे और कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और हमारा ये वीडियो बना रहे हैं कैमरे के पीछे मोहम्मद अयान खान, उनका भी शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।